आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। आज जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की जो परीक्षा है उसका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। जनरल स्टडीज़ यानी पेपर 3, पेपर 4 में इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, उसको लेकर के हमने एक पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। आज इसके पेपर 3 यानी जो जनरल स्टडीज़ है, सामान्य अध्ययन का पेपर है, उसको लेकर के हम लोग आज डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसा इसका प्रारूप होगा, स्ट्रक्चर होगा, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल ये जो बैच हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का है, आपको सबको पता है कि ये हम लोग लगभग 1 साल से चला रहे हैं, है ना। 11 महीने तो ऐसे ही हो चुका है। तो अब जो 1 साल में मुझे ये बीच में लगा था कि कभी ना कभी जेपीएससी आकर के ये क्लियर कर देगी कि इसका पेपर कैसा आएगा, इसका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा। इस पर क्लैरिटी जेपीएससी बीच में आकर के देगी, क्योंकि सिलेबस ही कुछ ऐसा है। मैं अभी उस पर तो विस्तार में चर्चा करूँगा, लेकिन अभी तक उसका कोई क्लैरिटी नहीं आई। ये यहाँ तो एग्ज़ाम भी कई बार पोस्टपोन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर का डेट आर पार हो गया, कभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये आने वाले जो समय है, 2 महीना बाद आपका एग्ज़ाम है, अगर जेपीएससी का कैलेंडर ये सही है तो सितंबर में। तो अगर मान लीजिए कि ये वाले तिथि पे एग्ज़ाम होगा, वैसे तैयारी तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, तो क्या इस तिथि से पहले जेपीएससी ये क्लियर कर देगी कि इसका जो पेपर 3 आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा? जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जेपीएससी इसको कभी क्लियर नहीं करेगी, क्योंकि ये उनका हैबिट ही नहीं है। बहुत ज़्यादा वो लोग क्लैरिफिकेशन, जैसे एफआरओ का एग्ज़ाम लास्ट तक हुआ ही, एसीएफ का एग्ज़ाम बिना पैटर्न के लास्ट में हुआ ही, ये भी क्लैरिटी, उसमें भी जीएस का पेपर था जिसमें क्लैरिटी नहीं था कि कैसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, है ना। फिर भी हमने मेहनत किया, उसके पीछे थोड़ा सा दिमाग अपना लगाया, स्मार्ट वर्क किया, जिससे हमारा 99% क्वेश्चन मैच किया और इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है हमारा। मेंस तक ही, चलो कम से कम मेंस तो निकला इतने सारे लोगों का। सेम वही चीज़ मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ इस बैच में। मेरा लक्ष्य क्या है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन, अगर 30 सीट दिया है तो 25 सीट मेरा पास होना चाहिए सिलेक्शन के रूप में। तो इसके लिए मैं थोड़ा अपना भी तैयारी कर रहा हूँ दबा करके, और अभी आपको मेंस मास्टर नोट्स बना बना के दे रहा हूँ, सिर्फ आप उसको पढ़िए। उस पर आते हैं, चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अभी इस समय स्ट्रैटेजी के रूप में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें। और फाइनली जीएस 3 में कि किस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा, इस पे एक बार विचार करते हैं। ठीक, पहले फ़िलहाल कि अभी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अभी इस समय, कि अभी आपका 2 महीना बचा है, इस समय किस स्ट्रैटेजी से आप काम कीजिए। बड़ा सिंपल है कि इस समय जो स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए, पहले आप सिंपल सा जो मैंने आपको टेस्ट दिया है, उस टेस्ट का आप मॉडल आंसर सॉल्व कीजिए पहले, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे टेस्ट के बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। सारे टॉपिक का हमने सेक्शनल टेस्ट बनाया हुआ है। उसको देखिए, टेस्ट जो भी होता है उसको हम लोग ऐसे स्ट्रैटेजी से प्लान करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो 100% मैं इस बार मान करके चल रहा हूँ। आपको मैं वो क्लास में जो मैंने एफआरओ का वीडियो बनाया था, 99% क्वेश्चन मैच, ये एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद फिर से वीडियो बनाएंगे हम कि हमारा कैसे 99% क्वेश्चन मैच किया है ना। पहले बनाएंगे तो ये एक अतिशयोक्ति हो जाएगा कि मतलब लोगों को लगेगा कि ये प्रचार कर रहा है अपने टेस्ट का, तो पहले नहीं आएगा। तो मॉडल आंसर आपको सबसे पहले स्टेप 1 में करना है क्लियर, ठीक है ना। जितने लोग नए भी ज्वाइन कर रहे हैं इस वाले क्लास में, उनको भी मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग कनेक्टेड है ना, ठीक। जितने लोग नए हैं इस क्लास में, उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि आपको स्टेप 1 में मॉडल आंसर पहले पूरा कर लेना है। मॉडल आंसर कैसे करेंगे, एक बार जो भी टेस्ट 1 to 7 दिया हुआ है, टेस्ट नंबर 1 to टेस्ट नंबर 7, इनमें से जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं उनको तो आप बना लीजिए, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। टेस्ट नंबर 1 जो है जीएस का हमने बनाया हुआ, जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जीएस का टेस्ट हमने किस तरह से किस पैटर्न पे बनाया है, और इसी तरह का पैटर्न पे अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव बनाना है तो इस तरह के पैटर्न को आप जेपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवे, तो जीएस का टेस्ट है, इसके अंदर सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं, लगभग आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जेपीएससी में इन 6 टेस्ट में, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो ये सेक्शनल टेस्ट, और टेस्ट एक बार खुद से लिखिए, टेस्ट का क्वेश्चन उसको हमको भेजिए, और जो मॉडल आंसर है उसके बाद उसको देख करके पहले चेक भी कीजिए। फिर जब मॉडल आंसर अगर आप देख चुके हैं तो एक बार कोशिश कीजिए कि दोबारा उसका आंसर लिखने का, मैंने मॉडल आंसर आपके दिमाग में आ चुका है, दोबारा उसके आंसर को लिखने का, फाइनली फिर से लिखिए उसको, कि अब ज़्यादा कॉन्क्रीट तरीके से, मतलब इतने बार आपको मॉडल आंसर और ये सब प्रैक्टिस कर लेना है, टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक वाइज है इसके अंदर, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ये आप क्लियर स्टेप 1 में ये करना है। अब जब ये आप मान लीजिए 10 दिन में ये कर लेते हैं, 10 दिन काफ़ी है इसके लिए, बहुत ज़्यादा है। अगर ये 10 दिन में आप कवर कर लेते हैं तो उसके बाद जो मैंने मेंस मास्टर नोट्स टॉपिक वाइज दिया है, इसका आप नोट्स बनाइएगा। मेंस मास्टर नोट्स
इसमें नोट्स में मैंने क्या किया है कि नोट्स के अंदर बहुत सारा आपको क्वेश्चंस दिया है पहले कि इस टॉपिक से किस वेराइटी का क्वेश्चन आना चाहिए। 5-5 क्वेश्चन सब में दिए हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन। तो हर टॉपिक का 5 क्वेश्चन आप अगर यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे, और इन 5 का आंसर इसी नोट्स में छुपा हुआ होता है ना, वो उसी नोट्स में छुपा हुआ है, तो आपको अपलोड हो रहा है, उसको जाकर के आप क्लैरिटी से कर लीजिए। ये 2 काम कर लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आराम से ये 1 महीना इसमें आप समय दे करके ख़त्म कर लीजिए। अब बात रह गया जीएस का, जो आज का हमारा सेशन है, उस पर हम लोग किस तरह के से काम करेंगे। जीएस के लिए क्या है कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है, जीएस को, है ना, एनालिसिस। अब कैसे एनालिसिस करेंगे कि जीएस में 2 ऑप्शन है जेपीएससी के पास, है ना, जनरल स्टडीज़ में 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि पहला ऑप्शन कि ये एमसीक्यू बनाया जाए, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा ऑप्शन ये है कि सब्जेक्टिव बनाया जाए। अब इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एमसीक्यू आएगा या ये सब्जेक्टिव आएगा, कितना प्रोबेबिलिटी दोनों का है, तो उसको लेकर के पहले ये सोचना पड़ेगा आपको कि क्या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जेपीएससी का जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ये रिटन एग्ज़ाम है और रिटन एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू देते हैं। तो हाँ, ऐसा एग्ज़ाम है जेपीएससी का जिसमें वो रिटन एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू आपको पूछते हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे साइंटिफिक ऑफिसर का, जो इनके साइंटिस्ट का एग्ज़ाम है, साइंटिफिक ऑफिसर का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि ये रिटन एग्ज़ाम है, और इस रिटन एग्ज़ाम में लिखा हुआ भी है इसके नोटिफिकेशन में कि ये रिटन एग्ज़ाम है, और उसी लाइन में लिखा है कि इस रिटन एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आएंगे। आप चाहें तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कि एक ही लाइन में दोनों चीज़ लिखा है कि इसके रिटन एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू 50 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड 50 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, है ना, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का वो टेस्ट है बेसिकली। मेरे ख्याल से मैंने बहुत दिन पहले देखा था इसको, उसी टाइम सोचा था वीडियो बनाने का, लेकिन तब तक प्रोजेक्ट में कोई हल्ला ही नहीं था। तो ये जो रिटन एग्ज़ाम है जेपीएससी के, इसमें लिखा है कि रिटन एग्ज़ाम में 50 एमसीक्यू आपसे पूछे गए हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के भी आप एग्ज़ाम में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का देखने को मिल सकता है, 100, और वो 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। आपको समय मिलेगा 2 घंटा। तो जेपीएससी में ऐसे एग्ज़ाम्स भी हैं जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम रिटन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा है कि जेपीएससी का अगर आप सिविल सर्विस का ही एग्ज़ाम देखें, ये छोटा प्रूफ है, जेपीएससी का अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देखेंगे तो जिसके अंदर 2 सेक्शंस, मान लीजिए पेपर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पेपर, सोशल साइंसेस का, तो उसके अंदर भी वो लोग क्या करते हैं कि आपको 10 क्वेश्चन इस एमसीक्यू का इधर हिस्ट्री में और 10 क्वेश्चन एमसीक्यू का ज्योग्राफी के सेक्शन में, मतलब दोनों सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन ज्योग्राफी एमसीक्यू के फॉर्मेट में होता है। तो ये छोटा प्रूफ है कि भाई सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में, अब ये क्या है कि मेंस एग्जाम है, हो रहा है रिटन फॉर्मेट में, लेकिन ये क्या है, रिटन एग्जाम है, ये मेंस नहीं है, क्योंकि इनमें क्वालिफायर था ही नहीं। जैसे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जाम है वो रिटन एग्जाम है, मेंस नहीं है वो, है ना, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रिलिमिनरी स्टेज फेस ही नहीं करना पड़ा, तो मेंस कैसे आएगा। तो आपको सिर्फ एक स्टेज फेस करना पड़ रहा है, 2 स्टेज करना पड़ेगा बेसिकली। एक तो ये आपका हो गया रिटन टेस्ट का स्टेज, और दूसरा है इंटरव्यू का स्टेज। तो इंटरव्यू 100 नंबर का है, आप उसको कर ही लेंगे सब लोग लगभग, अगर ठीक तरीके से अपने जॉब के बारे में, जहाँ भी वर्क प्रोफाइल है आपका, उसके बारे में ठीक अगर सॉलिड नॉलेज है, उससे क्वेश्चंस होगा। खैर उसका मामला बाद में मैं डिस्कस करूँगा, आज पहले जीएस का मैं क्लैरिटी से एक बार काम कर लूँ। तो संभावना क्या बनता है, तो संभावना 50-50 आप ये मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक, और 50% चांस है कि सब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ से स्ट्रेटजी हमें कैसे बनाना चाहिए। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाता हूँ कि इसके पेपर में यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि 200 पूर्णांक है इसका और 2 घंटे लगेंगे, मतलब 200 पूर्णांक और अवधि है 2 घंटे का। क्लियर। इसको देख के क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, 200 पूर्णांक का मतलब है कि इस पेपर में
हो सकता है कि 100 MCQ बनाया जाए, है ना, और सब्जेक्टिव बनाया जाएगा तो अलग मामला है। यानी एनीवे 50-50 हमारे पास चांस है कि वो MCQ भी आ सकता है, वो सब्जेक्टिव भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ से आपको तैयारी इसके लिए क्या स्ट्रेटजाइज करना है। पहला कि अगर वो MCQ फॉर्मेट में आएगा तब आपको कोई खास चिंता नहीं करना है। किन स्टूडेंट्स को? वैसे स्टूडेंट जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका किसी तरह से JPSC के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को या फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम को देते टाइम वो GS को पढ़े हुए हैं। मतलब जो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, JPSC के अन्य एग्ज़ाम भी देते हैं जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से GS का क्वेश्चंस आता है और उनको वो चीज़ का तैयारी है। जो स्टूडेंट मान लीजिए कि GS एकदम नहीं पढ़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि उनको अब 2 महीने में बहुत जल्दी GS को पढ़ना होगा, लेकिन ये अचीवेबल है। तो अगर MCQ आएगा तो कोई खास चिंता नहीं करना है, कोई खास तैयारी नहीं करना है, एक बार सिर्फ पढ़ जाइए। आप हो सकता है उसका कोई टेस्ट नहीं भी दीजिए तो भी चल जाएगा। या JPSC का मान लीजिए पुराना कोई GS का पेपर है जो 14th JPSC का या इसके पहले 11 to 13th का या 7th JPSC का, किसी का भी आप पेपर एक बार उठा करके देख लीजिए और इजी मान के चलिए। 14th JPSC का पेपर ज़्यादा लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ईजी था, तो उसको ईजी क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये MCQ आता है तो इतना ही तैयारी आपको करना है। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव आता है तब क्या करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले तो वो सोचना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन बनाना कितना डिफिकल्ट होगा इस वाले एग्जाम के लिए, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए अब आता है मामला कि अगर ये सब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप समझ गए पीछे से जो भी आपने पढ़ा हुआ है GS उतना ही GS पढ़ के जाना है, कोई अलग से उस पर स्पेशल एम्फेसिस नहीं देना है। स्पेशल एम्फेसिस आप लिखने वाला एग्जाम में दीजिए जो कि आपका 300 नंबर का पेपर है, पेपर 4, ठीक है, अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे अपने बैच में, हम लोग पूरा बढ़िया से, ये मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है कि अब हम लोग अपने तैयारी के टाइम पे यही मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि ये सब्जेक्टिव में आएगा, तब आपका तैयारी बढ़िया से होगा। हमने ये मान लिया है कि ये पेपर सब्जेक्टिव आना चाहिए, ठीक है ना। FRO में ऐसे ही हुआ था कि भाई पेपर ऑब्जेक्टिव, हमने शुरू से ये मान लिया था कि पेपर सब्जेक्टिव आएगा, उसमें भी था कि कहीं ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हमने शुरू से माना हुआ था इसलिए हमारा एग्जाम अच्छा गया और इतना सिलेक्शन हुआ। इसमें भी हम लोग यही मान के चलेंगे कि इसका पेपर सब्जेक्टिव आएगा। ऐसा मानने से क्या होगा फ़ायदा? ऐसा मानने से ये फ़ायदा होगा कि अगर MCQ आ गया एग्जाम में तब तो आप बना ही लीजिएगा, लेकिन अगर बाई चांस आप ऐसा नहीं मान के जा रहे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल गया, तब आपका खेल खत्म हो जाएगा, वहीं पे उतना आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। तो पहले हम लोग यही मान लेते हैं कि ये एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल पे है और हम लोग अपना GS का ये करने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में जो प्रोजेक्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है वहाँ भी GS का क्वेश्चन आता है, सब MCQ, उसमें सब्जेक्टिव या इस तरह का क्वेश्चन लिखने का होता ही नहीं प्रोविज़न। फैक्ट्री इंस्पेक्टर का भी आप एग्जाम देखेंगे, सब जगह पे MCQ है ना। चलिए, तो वहाँ पर हम लोग अब क्योंकि यहाँ ये फेस करना है, हमारे सामने यही सच्चाई है, इसको बदल नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। तो चलिए अब एक बार सिलेबस देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे प्लान किया जाए इसको। देखिए इस सिलेबस में सब्जेक्टिव के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। पहला तो दिया है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, ये एक टॉपिक दिया है, मतलब झारखंड GK, क्लियर। तो झारखंड GK के लिए तो वैसे हमने बहुत सारा क्लास लिया है कि भाई झारखंड GK आपको ऐसे पढ़ना है, झारखंड का ट्राइब्स, झारखंड का मान लीजिए कल्चर क्या है, झारखंड का हिस्ट्री क्या है, झारखंड का ज्योग्राफी क्या है, झारखंड के में एग्रीकल्चर में किस तरह से होता है, झारखंड का इंडस्ट्रीज़ किस तरह से है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है झारखंड का, वो सारा कुछ यहाँ पे हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है अपने टॉपिक में। इस पर आप एक बार सरसरी निगाह डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, इससे कुछ क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गया कि इंडियन पॉलिटी सिर्फ दिया है। अब अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमको सब्जेक्टिव बनाना हो तो पूरे पॉलिटी से कितना क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं यहाँ पर, पूरे पॉलिटी से। तो पहले देखिए कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं यहाँ पे, माने अगर सेक्शन वाइज बनाया जाए इसका क्वेश्चन तो पूरे इंडियन पॉलिटी से हम कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हम GS का एग्जाम लेंगे और सिर्फ इंडियन पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछेंगे तो 200 नंबर हो जाएगा। तो इस संभव कैसे है पेपर बनाना, तो उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टफ पेपर हो जाएगा वो। तो ये हो गया दूसरा सेगमेंट, पहले देख लेते हैं दूसरा। इंडियन हिस्ट्री, ये है तीसरा सेक्शन। इंडियन ज्योग्राफी एंड कल्चर, अब देखिए उल्टा इसका दिमाग चलता है, ज्योग्राफी के साथ कल्चर, चलो लिख दिया, ये हो गया चौथा सेगमेंट, ठीक है ना। वैसे इंडियन हिस्ट्री के साथ जाना चाहिए था कल्चर, आर्ट एंड कल्चर,
लेकिन ज्योग्राफी के साथ ही कल्चर जुड़ा हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं। वैसे ज्योग्राफी से जुड़ता है कल्चर, ऐसा नहीं है, लेकिन कायदे से लिखना चाहिए था इंडियन हिस्ट्री के साथ। तो एनीवे, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड कल्चर चौथा, इंडियन इकोनॉमी पांचवा, करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड स्टेट और करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल, करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बहुत लंबा सिलेबस हो गया, खाली करंट अफेयर का चाहेगा तो 200 क्वेश्चन बना सकता है, 200 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसको मैं 6 मान लेता हूँ, 6, वैसे तो 6, 7 ये करना चाहिए था, वो हो गया। फिर है रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टाइप का पेपर, तो 6 के बाद 7, और उसके बाद है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन, ये 2 टॉपिक मेंशन नहीं किया है ना। इसका मतलब ये है कि ये एनवायरनमेंट में अपने आप निहित है, नहीं तो एनवायरनमेंट के अंदर 4 सेगमेंट पढ़ने होते हैं। जैसे एक एनवायरमेंटल जो इसका कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एक तो टॉपिक ये हो गया स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा हो जाता है बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है पॉल्यूशन, चौथा है क्लाइमेट चेंज, ये 4 टॉपिक। तो बाकी के जो 2 टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन, वो इसी एनवायरनमेंट में घुसा हुआ है, मतलब निहित है उसके अंदर, है ना। बाद बाकी क्लाइमेट चेंज सेपरेटली एक मुद्दा यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो 8 सेगमेंट दिए हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर में 3 सेगमेंट है, वो सब सेगमेंट हो गया कि झारखंड, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल, एक राज्य का करंट अफेयर, पूरे देश का करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर्स भी पूछे हुए हैं मेजर। अब बताइए, ये 8 सेगमेंट का अगर हमको क्वेश्चन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, जिसके अंदर, क्योंकि आप क्या करेंगे कि सारे सेगमेंट को टच करेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए कि इनमें हर सेगमेंट को टच किया हुआ माने होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन पेपर सही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पॉलिटी को ले लेंगे और बाकी को नहीं लेंगे, तो अनफेयर क्वेश्चन हो गया फिर, क्योंकि जो बच्चा ज़्यादा इकोनॉमी पढ़ के जाएगा, पॉलिटी को उतना नहीं, तो कैसे बनाएगा उसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने टाइम अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो सारे सेगमेंट कवर होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर ऐसा बनना चाहिए कि 2 घंटे में इसको सॉल्व भी किया जाए, 2 घंटे में। तो मेरा जो अनुमान है, क्योंकि जेपीएससी के पास अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं है कि कैसे पूछा जाएगा, एफआरओ वगैरह का क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में, उसमें भी जीएस पूछा गया, लेकिन उसको हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर 40-40 नंबर के क्वेश्चन थे और 2 पेपर्स में बटा हुआ था, है ना। तो यहाँ तो एक ही पेपर है, सिंगल पेपर, वो 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे में सॉल्व करना है और इतना सारा सेगमेंट है। तो जेपीएससी के पास एक उपाय बचता है कि कुछ हो सकता है कुछ ऐसा पेपर बनाए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 100% श्योर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए ना लिखने के लिए। तो एक जो पेपर का सिस्टम हमने बनाया, वो चीज़ यहाँ पर ऐसे हमने किया हुआ है। हमने जो अपना पेपर बनाया है, ये हमारे टेस्ट का पेपर है। अब इस पेपर में ये जीएस पेपर 3 है, इसके अंदर हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है वो देखिए कि इसके अंदर हमने 2 सेक्शन, माने 2 सेक्शन नहीं है, इसके अंदर लगभग 10 सेक्शन है, ताकि हर चीज़ को एड्रेस किया जा सके। कैसे बनाया सेक्शन, देखिए कि सेक्शन 1 कंटेन्स 10 MCQ, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सके। रीजनिंग भी इसके अंदर पूछना है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन जनरली सब्जेक्टिव के रूप में नहीं आता है। रीजनिंग का क्वेश्चन 99% केसेस में वो हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा। हम तो हमेशा ऑब्जेक्टिव देखे, हम रीजनिंग का क्वेश्चन सब्जेक्टिव देखे ही नहीं है किसी भी एग्जाम। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए हमने एक सेक्शन बनाया है जिसके अंदर 10 MCQ होंगे 2-2 नंबर के, और बाकी सेक्शन 2 से 10, बाकी का जो 9 सेक्शन है उसके अंदर हमने बनाया हुआ है खंड 2 से 10 तक, हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का, और उसमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। और जैसा ये पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा CDPO से भी मिलता है, जो इसके बाकी के एग्ज़ाम्स हैं, APPS, असिस्टेंट जज का एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग वाला जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर JEE का जो एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर भी कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। उन सब को जोड़ जाड़ करके एक अपने प्रैक्टिस के लिए हमने ये बनाया हुआ है। तो पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो वो कैसा दिखेगा, देखिए। अब सेक्शन 1 देखते हैं पहले अपने पेपर में। तो अपने पेपर में सेक्शन 1 में आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, यहाँ पे क्या है, 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का, यानी टोटल 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके अंदर जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ हमने वही लिया है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जैसे मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन, ये सब आप अगर कोई एग्जाम जैसे मान लीजिए SSC CGL ये सब का एग्जाम देते हैं, वही वाला रीजनिंग यहाँ पे, क्योंकि रीजनिंग वही क्वेश्चन आता ही है। UPSC में भी रीजनिंग का वही क्वेश्चन आता है ना।
डेटा इंटरप्रिटेशन मुश्किल है क्योंकि एक क्वेश्चन में फिर 5 क्वेश्चन दिया जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ चांस कम है पूछने का। तो मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। इसी के अंदर मान लीजिए जो लेटर्स वाला होते हैं जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग या उस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी है इसके अंदर, हमने डाला हुआ है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन ऐसा रखा है जो प्योर रीजनिंग का क्वेश्चन होता है ना। उसके अंदर हमने मैथ्स नहीं डाला है, थोड़ा मोड़ा मैथ्स जैसा है लेकिन उसको प्रॉपर मैथ्स भी नहीं कह सकते हैं। कि अब मान लीजिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जेपीएससी का आप सिस्टम देखते ही है कि किस तरीके का वो अपना पेपर सेट करते हैं, है ना। पेपर देखिएगा कितना गंदा सेट होगा, ट्रांसलेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि इनका ट्रांसलेशन भी इतना गंदा हो चुका है, पहले से गंदा था अभी और ख़राब हो चुका है। तो एग्ज़ाम से कोई मतलब है नहीं बेसिकली यहाँ पर। तो उसी में स्टेटमेंट, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये सब तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है बेसिकली, है ना। मतलब 10 क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड। अब इसके खंड 2 में आएंगे, सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में अब यहाँ पर क्योंकि पहले क्या दिया था, जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, इसके बाद दिया था इंडियन पॉलिटी। तो जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, अब सिलेबस चाहे तो एक बार और देख सकते हैं कि सिलेबस में हमने क्या बोला कि सिलेबस में दिया था पहले वाले सेक्शन में जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, तो इससे तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, इससे कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, वो कुछ ऐसा दिखेगा क्वेश्चन कि एग्जामिन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड एक्सप्लेन हाउ इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज झारखंड। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा क्यों बनाया है इसके अंदर, देखिए जब एफआरओ का एग्जाम हुआ था, जब उसमें जीएस का क्वेश्चन आया था, तो क्योंकि अब सिलेबस बहुत लंबा हो गया जनरल स्टडीज़ का और उसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है 40 नंबर का एक क्वेश्चन, तो उन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसा रखा था ना जो बहुत जनरल नेचर का क्वेश्चन था। मतलब अगर आप उतना अच्छे से जीएस के एक्सपर्ट नहीं हैं, मान लीजिए हिस्ट्री आपने बहुत ही अच्छे से नहीं पढ़ा है, हर टॉपिक पे कमांड नहीं है आपका, तब भी क्वेश्चन ऐसा रखा गया था ना कि लगभग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जनरल जैसा क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो इस एग्जाम में फिर से अगेन वही स्थिति है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा जनरल नेचर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किसी खास सब टॉपिक पे स्पेसिफिक इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर कि एग्जामिन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, कि छोटा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रहा है झारखंड से, अब झारखंड जीके का क्वेश्चन आ रहा है वो कि झारखंड का जनरल अवेयरनेस आपको कितना है बताइए। तो झारखंड में सबसे बेसिक चीज़ क्या मिलेगा कि भाई झारखंड का स्ट्रक्चर क्या है ज्योग्राफी में, है ना। अगर झारखंड का हिस्ट्री पूछा जाएगा तो झारखंड का हिस्ट्री तो बहुत लंबा चौड़ा, उसके अंदर कई सेगमेंट्स बने हुए हैं, उसमें के अंदर ट्राइबल रिवोल्ट्स भी है, उसके अंदर कई राजा महाराजा पुराने समय के जितने भी हैं, नागवंशी डायनेस्टी है, वो डायनेस्टी है, वो डायनेस्टी है, शासन व्यवस्था है उसके अंदर अलग अलग, तो दिक्कत होने लगेगा। तो स्पेसिफिक पिन पॉइंट ना पूछ करके वो जनरल नेचर का क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने जैसा मेरा स्टडी है, जैसा मेरा अनुवाद है, मैंने मेरा अनुमान है जिसको इसको लेकर के, तो उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन, या फिर मान लीजिए कि फिर से वो मिनरल रिसोर्सेज का ही दूसरा क्वेश्चन आता है। अब झारखंड के मिनरल रिसोर्सेज, इसी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये पेपर क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा पूछा। अगर वो एफआरओ का पेपर आता तो एफआरओ में जीएस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, या एनवायरमेंटल साइंस या फॉरेस्ट टाइप से उससे क्वेश्चंस उसमें है। तो इसके अंदर मान लीजिए कि इतना ज़्यादा रिसोर्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है झारखंड के लिए, दोनों बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। एक में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर झारखंड का, और झारखंड क्योंकि मिनरल वाला राज्य है तो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है झारखंड के अंदर में वो बताइए। देखिए हो सकता है दोनों में आपको सेम लग जाए, दोनों सेम क्वेश्चन थोड़ी है। और दूसरा सवाल क्या है कि दूसरा सवाल कि झारखंड में अबेंडेंट मिनरल रिसोर्स होने के बावजूद यहाँ रीजनल इम्बैलेंस और अंडर डेवलपमेंट है, इसके कारण क्या है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है 2021 में, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ 2021 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं फिर भी वो गरीब हैं, उसके कारण का एनालाइज कीजिए। वो 10 नंबर का क्वेश्चन था, शुरुआत में ही लिखा हुआ था पेपर में, उसके हमको लगता है कि GS1 पेपर 2 में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर होता है, वैसा ही क्वेश्चन झारखंड के एफआरओ में भी आया हुआ है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन कि इतना होने के बावजूद ये कैसे, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है झारखंड के जनरल अवेयरनेस से, सिर्फ जो राज्य के स्तर पे ही नहीं नेशनल लेवल पे भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर कोई झारखंड सेगमेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बनाना हो जो 20 नंबर का हो, या मान लीजिए 2 क्वेश्चन बनाना हो 10-10 नंबर का, अब देखिए यहाँ मैंने 20 नंबर का सिंगल क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि अगर 10-10 नंबर का 2 क्वेश्चन हो गया तब ये पेपर इतना लेंदी हो जाएगा कि 2 घंटे में सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक एक क्वेश्चन ही सबका बना सकते हैं, ठीक है ना।
या फिर कोई सेक्शन फिर छोड़ना पड़ेगा। तो कोई सेक्शन क्यों, अगर आप ये पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको सब्जेक्टिव में कैसा भी पेपर दे देगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो एनीवे, तो मैंने क्या कहा कि हमें दिमाग में ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा सा जेनरिक नेचर का, जनरल नेचर का क्वेश्चन आएगा कि जिसके अंदर कई डायमेंशंस होंगे और 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और हमें ऐसा ही अपना पढ़ाई को रखना पड़ेगा कि जेनरिक टाइप का क्वेश्चन, जो मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन है उस टॉपिक का, वो पूछा जाना चाहिए। अब ये तो हो गया एक सेक्शन 2 में दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना आपको था, तो 20 नंबर यहां, 20 नंबर ऊपर, 40 नंबर यहां तक हो गया। अब सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 20 नंबर कि इसके अंदर अब आता है पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी था दूसरे वाले में, तीसरे में था इंडियन हिस्ट्री, चौथे में था ज्योग्राफी एंड कल्चर। तो सेक्शन 2 में हिस्ट्री का क्वेश्चन मान लीजिए बन रहा है, सॉरी पॉलिटी का क्वेश्चन अगर मान ले तो पॉलिटी में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी का इंपॉर्टेंस बताइए, जनरल क्वेश्चन। इसके अंदर एग्जामिन द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू इट्स पावर एंड जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन। क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक सबसे ऊपर आपको दिखेंगे, मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में इनको छोड़ करके आप अंदर का कोई टॉपिक नहीं पढ़ सकते। अब ऐसा थोड़ी कि आप सुप्रीम कोर्ट छोड़ देंगे कि सुप्रीम कोर्ट हम नहीं पढ़ते हैं, हम जा करके आर्टिकल 300A पढ़ते हैं, वैसा नहीं होगा। तो आपको सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज और कोई भी पढ़ना पड़े। तो मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन हो सकता है, फंडामेंटल राइट से और कॉमन क्वेश्चन हो गया फिर, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी से किस तरह से ये स्ट्रेंथन होता है, तो आप अपना एक जेनरिक आंसर भी लिख करके बच सकते हैं इससे। आंसर का लेंथ क्या होगा, तो आंसर का लेंथ लगभग 400, और तब भी मान लीजिए कि 350-400 वर्ड ही आप लिखिए इसके आंसर में, 350 तब भी आपको 4000 वर्ड लिखना पड़ जाएगा, है ना। तो ये पेपर पता नहीं कैसे बनाएगा वो एग्जाम में, MCQ आए तो मच बेटर है, सब्जेक्टिव आए तो बहुत चैलेंजिंग पेपर है। और पेपर कुछ इस तरह का उनके अंदर होना चाहिए ताकि सारे सेक्शन कवर कर पाएं। अब लास्ट में अगर आपको दिख रहा है कि वो 40 नंबर का एक एक क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, 40, तो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछने का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ सेक्शन को छोड़ना पड़ेगा उनको, है ना। कुछ सेक्शन को छोड़ करके तब आगे बढ़ना पड़ेगा, और फिर उनको सब में और रहेगा। फिर कुछ सेक्शन मतलब जैसे इंडियन पॉलिटी का कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे, या इंडियन पॉलिटी छोड़ देंगे, या मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी छोड़ देंगे, कुछ भी छोड़ करके वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने प्रैक्टिस के टाइम पे सारे सेक्शन को कवर करेंगे। एनीवे, सेक्शन 4 कि इसी तरह से मान लीजिए कि जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका कि एनालाइज, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री दिया हुआ है, एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर सबसे कॉमन चीज़ है, उसके अंदर आप उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी बना हुआ है कि एग्जामिन द रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये भी एक ट्रेंड पूरा पूछा हुआ है। हिस्ट्री में हमने ऐसा नहीं पूछा कि हिस्ट्री के अंदर में, अब जनरल में क्या क्वेश्चन बनेगा, सारे का क्वेश्चन एक ही में थोड़ी हो जाएगा। ट्रेंड्स से क्वेश्चन आ सकता है हिस्ट्री के अंदर, ट्रेंड्स इन इंडियन हिस्ट्री उसको हम लोग कहते हैं। ट्रेंड मतलब एक टॉपिक, कि इसके अंदर रिवोल्यूशनरी ट्रेंड मतलब रिवोल्यूशनरी एक टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, तो रिवोल्यूशनरी से क्वेश्चन आया हुआ है। अब उसके बाद ज्योग्राफी है, तो एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, ज्योग्राफी एंड कल्चर। और कल्चर से भी यहाँ पे कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फोक ट्रेडिशन, रीजनल आर्ट फॉर्म्स इन प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। एक तरह का सवाल ये भी आ सकता है। सब कॉमन क्वेश्चन है, जेनरिक क्वेश्चन, क्लियर। तो उसी तरह इसमें 6 में है कि डिस्कस द इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन तो थोड़ा सा ईजी है जज करने में, कि हमेशा किसी न किसी तरीके के, या तो बहुत कॉमन टॉपिक्स, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सब से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कुछ कुछ तो आपको जीएस उसके पेपर 4 में ही दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इट्स रेलेवेंस फॉर इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समावेशी विकास जिसको कहते हैं, उसका कंसेप्ट पे क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वो इकोनॉमी में भी आता है। सस्टेनेबिलिटी कोई ऐसा चीज़ नहीं कि किसी एक में टिका हो, कि सस्टेनेबिलिटी हम सिर्फ एनवायरनमेंट में देखते हैं, वैसा नहीं है। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो सारे जीएस में कवर होता है, हमें हर चीज़ में सस्टेनेबल होना चाहिए। एनीवे, इवन आर्ट एंड कल्चर में भी सस्टेनेबिलिटी होता है कि हम ऐसा मॉन्यूमेंट्स को अपना प्रिजर्व करके रखें कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रहे। सस्टेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए हम प्रिजर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, सेक्शन 7, 8 उसी तरह से कि एग्जामिन द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव और डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं।
जो आप तैयार रहिए। फिर जो करंट अफेयर, अब देखिए करंट अफेयर का भी जो सेगमेंट दिया है, तो करंट अफेयर से निश्चित रूप से क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि एफआरओ में मैंने देखा कि मेरे ख्याल से G20 या संघाई कोऑपरेशन G20 का क्वेश्चन आया हुआ था एफआरओ में। तो G20 का क्वेश्चन है, तो उस मान लीजिए कि आपको एससीओ का क्वेश्चन पूछ दिया, वैसे एससीओ का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो G20, ब्रिक्स, इन सब को आप तैयार कीजिए, है ना। G20 से क्वेश्चन, ब्रिक्स से क्वेश्चन कि भारत का क्या रेलेवेंस है, या G7 का इनका क्या असर पड़ता है, इंडिया माने जो अभी जो ईरान का आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जियोपॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह का जो स्ट्रेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे तो ये यूपीएससी के सेगमेंट में होने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर फिर कि माने स्ट्रेट्स का सिग्निफिकेंस क्या है दुनिया भर में, तो उसके लिए हमको जो यूएस और ईरान वॉर है उसको कनेक्ट करके वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक स्ट्रेट बंद होने से पूरे ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तो वैसा कुछ दिख सकता है, लेकिन इन्होंने क्योंकि एफआरओ में वैसा ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ हो सकता है कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, G7 का क्या है, G20 का क्या है, ब्रिक्स का क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है ना। फिर इसी तरह की एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अब ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। और 10वां नंबर फिर से कुछ झारखंड से क्वेश्चन मैंने एक इंडस्ट्री उठा करके दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ तक तो सारा सेगमेंट कवर हो जाएगा, तो यहाँ आते आते एनवायरनमेंट के बाद झारखंड का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये एक प्रारूप है, एक स्ट्रक्चर है कि क्वेश्चन आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर में। कोई दूसरा तरीका भी है कि क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, अपना अलग अलग तरीका है। 40 नंबर का भी क्वेश्चन बना सकते हैं किसी टॉपिक से। वैसे 40 नंबर का अगर बनाना होगा तो ये लोग कोशिश करेंगे कि पेपर 4 में बनाएं। पेपर 4 में भी बहुत मुश्किल है ना। तो अब देखिए, अब ये तो मामला इंतज़ार का हो गया कि भाई हम कैसे एग्ज़ाम में जाएंगे, और एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको शौक लगेगा कि ये MCQ आ रहा है। MCQ आया तो फिर भी ठीक है, जो लोग MCQ सोच के जा रहे हैं उनको अगर सब्जेक्टिव देखने को मिल गया तब तो हिल जाएंगे, पूरा परेशान हो जाएंगे, है ना। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसा हमने शुरू से अपना तैयारी बना के रखा है पिछले 10-11 महीने में, कि GS को हल्के में नहीं लेना है कि भाई इसको हम MCQ ही सोच लेते हैं और जा करके देंगे। अगर JPSC सब्जेक्टिव ही पूछने पे आ गया तो क्या करिएगा। तो एक ऐसा पैटर्न की सहायता से अभी से अपने तैयारी को इस तरह से हमको गाइड करना है बेसिकली। तो इसमें से जुड़ा हुआ अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग फिर अगले बार मिलेंगे। इसमें से कोई डाउट है तो पूछिए। कनेक्टेड हैं आप लोग? ठीक, तो कोई भी डाउट है पूछिए। इसको हम लोग वैसे भी तो यूट्यूब पे डालेंगे ही, क्योंकि अब यूट्यूब पे भी मेरा थोड़ा सा कम्युनिटी बन गया है, लोग हम पे भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो यूट्यूब पे इसको भी हम लोग डाल देंगे। और कोई डाउट? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हमने समझा कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आपको किस तरीके से तैयारी करना है अपने GS को। GS के लिए मैं फिर से ज़्यादा टाइम समरी अगर रिपीट करते हुए समराइज हमने क्या सीखा, कि आपका जो पेपर है वैसे प्रोबेबिलिटी है कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो आ जाए। वैसे तो हमें इंतज़ार भी करके देखना है, हो सकता है कहीं JPSC का दिमाग सही हो जाए और वो बता दे कि भाई ऐसा हमने सिलेबस आपको दिया है और हम MCQ पूछेंगे, जैसा साइंटिफिक ऑफिसर में लिखा हुआ है। मान लीजिए ये नहीं होता है, JPSC कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं करती है, तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ के जाना है कि हम कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ें। ऐसा मैं वैसे तो मेंस मास्टर नोट्स डालूंगा ही बैच में कि ये चीज़ें मैंने उसको जो JPSC में हम लोग का मेंस मास्टर नोट टॉपिक वाइज खोज के मैं डालूंगा कि ये मेन टॉपिक है, इसको कवर करके जाइए, है ना। लेकिन इसमें मेन टॉपिक बोलना या सिर्फ पिन पॉइंटेड पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एनीवे, तो हमें तैयारी कैसा करके जाना चाहिए कि आपको इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा उस नेचर का क्वेश्चन दिख सकता है एग्जाम में, तो तैयारी भी हमको वैसे ही करना है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा और हमें लिख लिख करके सब्जेक्टिव ही करके जाना है। भले एग्जाम में MCQ देखने मिले तो सिंपल हो जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमको, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, कभी भी आप हमको पूछिए, है ना। अभी एग्जाम में बस हमको सीट चाहिए तो चाहिए ये वाला 30 नंबर, इसमें 30 दिया है ना सीट, तो 30 में से 20 सीट हम लोग को लेना है ना। इस बार ये हमारा प्रण है, टारगेट है। क्लियर? चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जो आपका कंपनीज एक्ट वाला है उसमें मिलेंगे, ठीक है।